आपकी चाहे यह जो आप परीक्षा दे रहे हैं यह परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, इन वीडियो से ही प्रश्न आते हैं और वीडियो हमारे बहुत शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, समझाते ही बहुत अच्छा है आपको। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो। आपका बच्चों पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो आप इसको अच्छे से जानते हैं कि जो अपना पानी होता है, जल होता है, यह 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सा? ठोस माने बर्फ, द्रव माने पानी आप पीते हैं, और गैस माने बाष्प। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों और क्या पूछते हैं, जो जल है अपना, इसका क्वथनांक कितना है, इसका हिमांक कितना है। तो मानो अपना बच्चों जल है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगता है। तो यह भी पूछते हैं इसका हिमांक और इसका क्वथनांक। जल का सूत्र आपको पता ही चल गया, H2O है। और जल क्या है बच्चों? विज्ञान की भाषा में जल, विज्ञान की भाषा में बच्चों यौगिक है। क्या है? यौगिक है। यौगिक का मतलब होता है जब किसी भी पदार्थ में तत्व जो होते हैं वो निश्चित अनुपात में हो। किस में हो? निश्चित अनुपात में हो। यह जो पानी है, चाहे अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, इसमें H2 इसका ही सूत्र रहेगा। इसमें ऑक्सीजन का और जो हाइड्रोजन का अनुपात है वो सेम रहेगा, 2:1। तो ये अनुपात हमेशा समान रहता है। जब अनुपात समान रहे तत्वों का तो उसे अपन यौगिक बोलते हैं, जबकि मिश्रण में ऐसा बच्चों नहीं होता है। अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु है माने बच्चों हवा है माने बच्चों एयर है, ये क्या होती है? तो बच्चों जो हवा है ये मिश्रण है। मिश्रण का मतलब ये होता है बच्चों, जब कभी किसी भी माने वस्तु में, पदार्थ कह सकते हैं अपन, तत्वों का असमान संयोग हो। जैसे कि अभी जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बच्चों ज़्यादा होगी। आप सभी जानते हैं जहाँ पेड़ पौधे हैं अभी वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। जहाँ आग लग गई है जंगलों में वहाँ CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है। वहाँ प्रदूषित वायुमंडलीय क्षेत्र हैं, जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। माना कहीं कोई तत्व ज़्यादा हो, कहीं कोई तत्व कम हो, तो उसको अपन मिश्रण कहते हैं। जैसे कि आप चीनी का शरबत बनाते हैं, कभी मीठा हो जाता है, कभी कम मीठा होता है। आप चाय बनाते हैं, कभी मीठी हो जाती है, कभी कम मीठी होती है। चाय क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है। तो जब तत्व अनुपात असमान हो, जब तत्वों में जब यौगिक में या पदार्थ में तत्वों का अनुपात असमान हो, माने अलग अलग हो सकता है कभी कभी, तो उसे अपन मिश्रण बोलते हैं, ध्यान देना। जबकि यौगिक में समान होता है। तो वायु क्या है? एक मिश्रण है। और आप सभी को पता है अपनी वायु में, अपनी प्राण वायु में क्या क्या देखने को मिलता है? आपको नाइट्रोजन देखने को मिलती है 78%, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑक्सीजन अपन को देखने को मिलती है, इसमें कितनी है? 21% है। 21% है। ये हमने सी बना दिया इसका, 78% है। और ऑक्सीजन जो है अपनी बच्चों कितनी बताई हमने? 21% है। और अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड कितनी देखी थी? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है। और कुछ मात्रा में अपन को अक्रिय गैस आर्गन भी देखने को यहाँ पे मिलती है, जो कि पॉइंट में होती है, 0.01% लगभग इसमें होती है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इन्हीं से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। बच्चों आपका प्रश्न है कि अस्थायी कण कौन सा है? अस्थायी कण कौन सा है? माने आपने बच्चों इसका नाम तो सुना ही होगा, परमाणु पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। तो जो परमाणु होता है बच्चों इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये आपका नाभिक होता है जिसमें आपके प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं आसपास। तो जो न्यूट्रॉन है बच्चों, ये क्या है? आपका अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन क्या है? आपका अस्थायी कण। और न्यूट्रॉन पर और क्या प्रश्न बनेगा? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज बच्चों की थी जेम्स चैडविक ने। इनसे बाहर नहीं जाता है प्रश्न। जेम्स चैडविक ने खोज की थी। न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? शून्य आवेश होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्य आवेश होता है।
हो सकता है परीक्षा में लिख के दें 0 आवेश होता है, 0 आवेश होता है। खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या है? न्यूट्रॉन से बनते हैं। अब बच्चों आपका प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। आप कहोगे सर आपने बोला कि पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं होती हैं। बिल्कुल सही बात, पुरानी किताबों में 3 लिखा होगा। तो बच्चों 4 तो छोड़ो, 5 अवस्थाएं भी खोजी जा चुकी हैं। 5 अवस्थाएं भी खोजी जा चुकी हैं। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था वैज्ञानिकों ने पता लगाई है वो है आपकी प्लाज्मा। पदार्थ की जो चौथी अवस्था पता लगाई है वो है आपकी प्लाज्मा। ठीक है, आपका प्रश्न है बच्चों कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को क्या कहते हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के योग को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने प्रोटॉन ऐसा लिख सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं कहोगे सर बताया नहीं। इस तरीके से प्रश्न यही इस तरीके से पूछा जाएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं को योग को क्या कहते हैं, तो यह भी लिखा आ सकता है परमाणु भार। परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक माना परमाणु, मास माना भार, एटॉमिक मास, परमाणु भार हो गया आपका, एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न आपका पूछा जाता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होते हैं? परमाणु में, नाभिक में होते हैं। अभी अपन ने देखा था नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो और एक ध्यान दो, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेंगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का एक नाम बता दो, तो इसको न्यूक्लियन भी कहते हैं। न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, ठीक, क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। क्या सीखा आपने? न्यूट्रॉन प्रोटॉन के योग को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, परमाणु भार भी कहते हैं, एटॉमिक मास भी कहते हैं, और द्रव्यमान संख्या हमने आपको बता ही दिया। इसके अलावा कई बार ये पूछा गया है कि न्यूक्लियन क्या है, तो बता देना न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल ही न्यूक्लियन कहलाता है। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब प्रश्न है कि किस में ऋणात्मक आवेश होता है। तो जो बीटा कण होते हैं इनमें ऋणात्मक आवेश होता है। जो बीटा कण होते हैं आपके इनमें ऋणात्मक आवेश होता है। इसी प्रकार बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें भी ऋणात्मक आवेश होता है। आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। जो बीटा कण हैं, अल्फा बीटा गामा सुने होंगे आपने, रेडियो एक्टिव पदार्थों से किरणें निकलती हैं। तो जो बीटा कण हैं इनमें ऋणात्मक आवेश होता है। इसके अलावा बच्चों इलेक्ट्रॉन पर भी ऋणात्मक आवेश होता है। यही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है दोनों से। अब प्रश्न है कि जो गामा किरणें हैं वो कैसी होती हैं। तो जो गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। और गामा का संकेत अपन कैसे बनाते हैं? गामा अपन संकेत अपन ऐसे बनाते हैं। अब जो प्रश्न है इसको समझते हैं। हम आपको दोबारा से लिख के दिखाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन 15 हो, इस तरीके से लिखा हो, ऑक्सीजन 16 लिखा हो और ऑक्सीजन आपका 17 लिखा हो। इस तरीके से और हो सकते हैं, वो अभी बताएंगे आपको। तो यहाँ पर जो संख्या इसमें प्रश्न में आपको नहीं दिख रही है, ये संख्या भी होती है। तो अगर बच्चों आपको कभी भी कोई भी तत्व दिखाई देवे, यहाँ कोई संख्या हो, यहाँ पर कोई संख्या हो, तो जो नीचे संख्या है इसको अपन परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको अपन परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। ध्यान देना। और ऊपर संख्या हो इसको अपन परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु भार। ध्यान देना। परमाणु भार के अलावा इसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या भी इसको कहा जाता है। नहीं फिर सर बताया नहीं, परमाणु भार बोलो या द्रव्यमान संख्या बोलो, कहा जाता है। जो यहाँ पर आपको ये संख्या देखने को ऊपर मिल रही है। तो जब बच्चों कभी उदाहरण में, ये तो ऑक्सीजन 15 वाला उदाहरण है, हाइड्रोजन का हो सकता है, क्लोरीन का हो सकता है, कोई भी हो। जब बच्चों अगर आपको नीचे संख्या दिख रही है 6 6 6,
ये समान हो और ऊपर की संख्या अलग अलग हो, तो जो हमने बोला नीचे के परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ठीक है, अगर ये संख्या समान है तो उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अगर ऊपर वाली संख्या जो है 15, 16, 17, अगर ये 15, 15 होती है, ऐसे कईयों में होती है, 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37, ऐसे आपको देखने को मिलेगी अभी। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? इसको बोल दिया अपन ने समस्थानिक, तो उसको क्या बोलेंगे? समभारक। क्या बोलेंगे? समभारक, क्योंकि उनका परमाणु भार समान है, तो बोलेंगे समभारक। ऐसे आपको प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब तो समस्थानिक इसका आंसर हो गया। अब परीक्षा में एक प्रश्न और यहाँ बनेगा आपका, परीक्षा में वो क्या कहेंगे आपसे कि ऐसे कि 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है, ये बता दो ये क्या है। ये भी समस्थानिक है, क्योंकि ये संख्या जो है समान है, ऊपर वाली संख्या अलग अलग है, तो ये भी समस्थानिक है। इस तरीके से आपको घुमाएंगे, आपको बिल्कुल बच्चों घूमना नहीं है, आपको आंसर करेक्ट लगा करके आना है। अब आपका प्रश्न है किसके उत्सर्जन से समभारक उत्पन्न होते हैं। अब आपका क्या प्रश्न है कि किसके उत्सर्जन से समभारक उत्पन्न होते हैं। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है बीटा करण। तो बीटा करण के उत्सर्जन से समभारक, बीटा करण के उत्सर्जन से समभारक उत्पन्न होते हैं। अब प्रश्न है कि एक मोल कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो एक मोल में होते हैं आपके 6.022 × 10⁻23। अब टाइपिंग में सही आ नहीं पाता तो उसको ऐसे लिखा जाता है 6.022 × 10⁻23, 6.022 × 10⁻23। इसमें एक मोल में ये परमाणु मिलेंगे आपको किसी भी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ हो उसमें एक मोल हो तो उसमें इतने ही परमाणु पाए जाएंगे 6.022 × 10⁻23। यहाँ 23 लिखा है, 22 भी लिख के आता है। ठीक है, तो अब वो कभी कभी क्या आवोगाद्रो स्थिरांक भी कह सकते हैं। आवोगाद्रो स्थिरांक का प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो तब भी आपका यही आंसर रहेगा 6.022 × 10⁻23। आपका जो प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण। लोहे पर जंग लगना, तो इससे कई बार प्रश्न बनते हैं और हमेशा आते रहते हैं। तो लोहे का बच्चों जो संकेत है वो क्या है? Fe, माने आयरन है। अब लोहे पर जंग कैसे लगती है? माने लोहे का एक बर्तन है, रखा हुआ है, हवा में खुला रखा हुआ, अब क्या है पानी उस पर गिर रहा है, ठीक है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन भी होती है। तो ये क्या है, ये तीनों क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? Fe2O3 × XH2। ये जंग का सूत्र हजारों बार पूछा गया है। Fe2O3 × XH2, ये जंग का सूत्र कई बार पूछा गया है। अब यहाँ कहोगे सर ऑक्सीकरण इसका उत्तर है, लोहे पर जंग लगना है, ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। जब ऑक्सीजन की क्रिया हो तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी के अलावा ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है, तो ऑक्सीजन से क्रिया होने के कारण यह जो जंग लगना है ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्तियां क्या कहलाती है। माने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना बच्चों कहलाता है अवकरण। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण। अवकरण को अपन ऐसे भी लिखते हैं और ध्यान देना परीक्षा में पूछा भी गया है, अपचयन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण। दो बातें ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन निकलें तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ें तो उसे अवकरण कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ें तो अवकरण कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ें तो अपचयन कहते हैं। अपचयन या अवकरण, अपचयन या अवकरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना क्योंकि प्रश्न वो ऐसे ही घुमाते हैं। आपका प्रश्न है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है।
तो बच्चों क्या होता है आपकी प्रयोगशाला में इस तरीके से आपको हो सकता है कभी प्रयोग कराया हो। ये अभी तो इस कलर में है, नीले लिटमस पत्र होता। अगर एक ऐसा होता है, इसको चलो नीला ही करके दिखा देते हैं आपको, नीला ही बना देते हैं आपको, ठीक है। ये नीला हो गया है, ठीक है। और एक आपका हम बना देते हैं लाल, ठीक है। ये नीला है, लाल। तो ये नीला लिटमस पत्र है बच्चों, ये नीला लिटमस पत्र है। इसको लाल कौन करता है? इसको बच्चों करता है अम्ल। इसको क्या करता है? अम्ल। अम्ल से क्रिया करके ये बच्चों नीले लिटमस लाल हो जाता है। ये नीला लिटमस जो है बच्चों, ये अम्ल से क्रिया करके कैसा हो जाता है? ये लाल हो जाता है। इसको कैसे याद रखें? इसको याद रखने का बहुत सरल तरीका है, बहुत अच्छी ट्रिक्स है आपकी। नील माने अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब ये लाल हो गया। अब लाल को नीला, हमको लाल को नीला करना है। अब हमको लाल को नीला करना है, तो इसको अपन याद रख सकते हैं छलनी से। क्या? छलनी से। जो क्षार होता है लाल लिटमस को नीला करता है। क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला करता है। लाल को नीला कौन करता है? क्षार। क्यों कौन करता है? क्षार। क्षार लाल को नीला करता है। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, आप सभी जानते हैं। अब प्रश्न है क्षारीय घोल के पीएच का मान कितना होता है? आप सभी जानते हैं जो पीएच इंडेक्स होती है वो इस तरीके से होती है। ए यहाँ पर 7 होती है, ये उदासीन होती है, फिर 7 से कम होती है, फिर 7 से अधिक होती है, ठीक है। 7 से कम यहाँ पर मान सकते हैं 6, 5 इस तरीके से चलती है, इधर 8, 9 और 10 इस तरीके से आपको देखने को पीएच मिलेगी। तो जब 7 से अधिक पीएच हो तो उसे अपन क्षार कहते हैं, और 7 से कम हो गए तो उसे अपन अम्ल कहते हैं। तो उसे अपन अम्ल कहते हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अब प्रश्न है कि क्षारीय घोल का पीएच का मान होता है। क्षारीय घोल का पीएच का मान क्या होता है? जब 7 से अधिक हो। सर ने बोला था 7 से अधिक हो। अब सीधा इन्हें 7 से अधिक ही लिख दिया। अगर 7 से अधिक ना लिखते, संख्या भी लिख देते 8, 9, 10, तो आपका 8 से हो जाता। 9 लिखते तो 9, 10 होता तो 10। अब ऐसा पूछें कि अम्लीय घोल का पीएच का मान होता है, तो आपका आंसर क्या होता है? तो कमेंट करके दे सकते हो उत्तर आप, ठीक है। वैसे उत्तर इसका क्या है? 7 से कम होगा। जब अम्ल होगा तो 7 से कम, क्षार होगा तो 7 से अधिक, और 7 है तो उदासीन है। 7 है तो उदासीन है, ना तो वो खट्टा होगा ना वो अम्ल होगा। अब प्रश्न है कि एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का जो आयतन है वो कितना होता है? तो आपका आंसर है 22.4 लीटर। अब आपका प्रश्न है कि वास्तविक जो गैसें होती हैं किन परिस्थितियों में आदर्श गैस के जैसा व्यवहार रखती हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्न दाब उच्च ताप, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर वास्तविक गैसें आदर्श गैस बन जाती हैं। आदर्श वास्तविक गैसें किन परिस्थितियों में आदर्श व्यवहार बताती हैं? जब निम्न दाब एवं उच्च ताप हो। अब प्रश्न है आपका कि स्थिर ताप पर, ठीक है, किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। उसका दाब बढ़ जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर, समझिए इसको। तो बच्चों क्या है, जैसे कि एक बर्तन है, इसमें गैस भरी हुई है, इसमें कोई गैस भरी है, ऐसी गैस भरी है, गैस भरी है इसमें। अब कहोगे सर ऐसा नहीं बनाओ, आप ऐसा बनाओ, गैस भर दो इस तरीके से, गैस इसमें भर जाती है। चलो हमने गैस में गैस भर दी। अब कह रहा है किसी गैस का आयतन कम कर दें। अब क्या है, ऊपर से हमने इसको पिचकाना शुरू किया तो ये जो है यहाँ तक आ गया, फिर पिचकाया तो यहाँ तक आ गया। अब जब गैस को हम दबाएंगे, जब आयतन कम करेंगे, इस डिब्बे का, इस बर्तन का आयतन कम करेंगे तो दाब बढ़ गई, इतना कर दिया तो अंदर जो गैस, पूरी गैस तो नीचे आ गई। जब आयतन कम कर दिया बर्तन का तो दाब बढ़ गया, माने प्रेशर बढ़ गया। इसीलिए प्रश्न में लिखा है कि बढ़ जाता है। जब आयतन कम करते हैं तो दाब बढ़ जाता है। अब प्रश्न है कि दूध उदाहरण है किसका? तो दूध उदाहरण है इमल्सन का। दूध उदाहरण है इमल्सन का। अब प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच का मान होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुद्ध जल का पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है।
आपने अब सीखा। शुद्ध जल का पीएच का मान कितना होता है? 7। और शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता, माना उस पर जंग नहीं लगती है? तो देखो ये सत्य बात है, लोहे पर भी जंग लग जाती है, तांबा भी हरा हो जाता है, इसके अलावा यह चांदी है ये काली पड़ जाती है, लेकिन जो सोना है जैसे का तैसा रहता है, माने सोने पर जंग नहीं लगती है। प्रश्न है आपका कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? तो नाम से ही स्पष्ट है प्रश्न के कि ऊष्माशोषी माने ऊष्मा का शोषण, ऊष्मा का अवशोषण। तो ऊष्मा का जो अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया का वेग, कोई अभिक्रिया हो रही है, कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे कि एक उदाहरण दे लेते हैं अपन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, तो किसी अभिक्रिया का वेग जो है, ऑप्शन देखते हैं, अभिक्रिया की प्रगति के साथ बढ़ता है, माने नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अमोनिया बना रहे हैं, तो कैसे बढ़ेगा? जब अमोनिया बन जाएगी तो क्रिया बंद हो जाएगी पूरी। अब है अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाते जाएंगे, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन कम बचेंगे तो फिर क्रिया जो है बंद, पहले घटेगी फिर बंद होगी। तो अभिक्रिया की चलने के साथ साथ, अभिक्रिया की प्रगति के साथ साथ जो है अभिक्रिया का वेग जो है घटता जाता है। अब प्रश्न है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? इसका आंसर है परिवर्तित करता है। माने उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है बच्चों जो क्रिया को तेज भी कर सकता है, क्रिया को कम भी कर सकता है। अपन ने बच्चों क्या देखा था कि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर बच्चों नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, अगर उसमें हम लोहा उत्प्रेरक मिला देवें तो क्रिया तेज गति से होने लगती है। तो उत्प्रेरक क्या है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और अभिक्रिया के वेग को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोहा क्या उत्प्रेरक है, अमोनिया बनाने में लोहा उत्प्रेरक काम में लेते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या था कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। अब कहोगे सर यहाँ घटाता बढ़ाता है, दोनों ही तो करता है वो, इसलिए कहते हैं परिवर्तित करता है, घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। अब प्रश्न है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, इसका आंसर आपका मीथेन, और इसका सूत्र क्या है? CH4। क्या सूत्र है इसका? CH4। अब प्रश्न है गोबर गैस में मुख्यतः रहता है, तो गोबर गैस में भी मुख्यतः क्या रहता है? मीथेन रहता है। इसका आपका सूत्र क्या है मीथेन का? CH4। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो गैस वेल्डिंग होती है तो कौन सी गैस उसमें होती है? तो एसिटिलीन। फलों को पकाते हैं एसिटिलीन से, आप बाज़ार से फल लाते हो तो इसे एसिटिलीन से पकाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड, माने अपनी भाषा में कार्बेट बोलते हैं, तो कार्बेट से फल पकाते हैं। तो इस तरीके से आपने सभी प्रश्नों के आंसर देखे और आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।